तो आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे फॉर जस्ट 12 मंथ। 12 महीने के बाद आपके इन्वेस्ट हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू 3.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई होती। साउंड क्रेजी? आपको ना कोई एक क्रिप्टो स्कीम की तरह लग रहा हुआ या एक ख्वाब की तरह, बट ये 100% सच है। जहां सारे हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 से 2 साल के बीच में, एंड इवन नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, वहीं एक ओवरसीज म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 252% से ज्यादा रिटर्न दिए। एंड वही फंड के मैं 3 साल के सीएजीआर की बात करूँ तो 3 साल का सीएजीआर 60% से ज्यादा रहा। एंड वहीं अगर किसी इन्वेस्टर ने इस फंड में 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी की थी फॉर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसके 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी 2.45 लाख रुपए से ज्यादा हो गई होती विद एक्सआईआर ऑफ 252% का। यह फंड फाइनेंशियल 26 में रिटर्न्स के मामले में टॉप पर है, बट एक शॉकिंग ट्विस्ट है। जहां सारे इन्वेस्टर इस फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे, सडनली फंड हाउस आकर कहता है फ्रॉम अप्रैल 2026 से हम कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही कोई सिप, ना ही लमसम, ना ही कोई एसटीपी। आज के इस वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड के बारे में बात करेंगे। जब ये फंड इतने अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो फंड के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अप्रैल 2026 के बाद कोई भी फ्रेश इन्वेस्ट लेने के मना कर दिया? क्यों उसने सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए क्यों बंद कर दिए? एंड क्या होगा जो उन इन्वेस्टरों का जो अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, उनके जो पैसा उस फंड में फंसा हुआ है? एंड लास्ट में हम बात करेंगे क्यों हमें अपनी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि फंड एक्चुअली में है क्या एंड आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करता है। यह फंड कोई एक रेगुलर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड नहीं है जो जनरली आपके पैसे को रिलायंस, इन्फोसिस या विप्रो में इन्वेस्ट करता हो। यह फंड एक हाईली कंसंट्रेटेड इंटरनेशनल सेक्टोरियल फंड है। ये आपके पैसे को सीधा ताइवान की स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। बट ताइवान ही क्यों, और देश क्यों नहीं? ताइवान जनरली सेमीकंडक्टर एंड माइक्रोचिप्स बनाने के लिए फेमस है। एवरी स्मार्टफोन हो, एआई सर्वर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो एंड कंप्यूटर, सारी चीजों में चिप्स यूज होती है एंड चिप्स आर मेड इन ताइवान। जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस चिप्स है ना, इवन वो भी ताइवान में बनाई जाती है। इस एआई एंड डाटा वाले जमाने में सेमीकंडक्टर एंड माइक्रोचिप्स बनाने वाली जैसी कंपनी टीएसएमसी, एमपीआई एंड विनवे टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़े हार्डवेयर जायंट है एंड ये हार्डवेयर कंपनी ताइवान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, जब आप इस फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, देन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनीज, यू आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजिकल बैकबोन ऑफ द मॉडर्न वन। ये निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड इन्वेस्टर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल प्रोवाइड करता है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट एक मेन क्वेश्चन आता है, जब हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इतने सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, तो हम इंटरनेशनल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें? लुक एट योर करंट पोर्टफोलियो। आपने 100% जो आपकी जो पैसे अपनी एक इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। हमारे पास, हम कोई माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चर नहीं करते, हमारे पास कोई बहुत बड़े एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास एप्पल एंड एनवीडिया जैसी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। बट मेन जो मोस्ट इन्वेस्टर ना एक बहुत बड़ी कॉमन गलती करते हैं, जैसे जो हमारी जॉब है, जो इनकम है वो इंडिया से लिंक है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इंडिया से लिंक है, इवन हम एफडी भी अपनी इंडिया में करते हैं, हमारी जो इन्वेस्टिंग है वो भी इंडिया में है। हम सारी चीज ना एक ही इकोनॉमी में करते हैं। बट जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग होता है वो अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। जब कैसा हुआ, जब जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है वो हमें आउटसाइड दी वर्ल्ड हमें देखने को ज़्यादा बेटर देखने को मिले एज कम्पेयर टू इंडिया, एंड कुछ जो सर्टेन अपॉर्चुनिटी है वो हमारी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट्स वाई वी हैव टू मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, क्योंकि जो फंड है ना हमारी रिस्क को कंसंट्रेट करते हैं एंड प्रोवाइड ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ इन्वेस्टिंग। इसमें भी ना आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक बाय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वही बहुत सारे इन्वेस्टर ने फंड में इसलिए इन्वेस्ट किया बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर कंपनी। इस फंड ने बहुत ही एक कंसंट्रेटेड बेट लगाई इन वन कंट्रीज टेक्नोलॉजी। फंड की जो टॉप 5 होल्डिंग्स है ना, फंड ने अपने एओम को 31% यानी 1/3 ऑफ एओम इन 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। एंड ये स्ट्रेटेजी फंड के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स अट्रैक्टिव रिटर्न टुवर्ड्स आवर इन्वेस्टर। इसी के चलते ना फंड ने पिछले 1 साल में 252% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। एंड वहीं मैं 3 साल की सीएजीआर की बात करूँ तो फंड का 3 साल का सीएजीआर 60% से भी ज़्यादा रहा है। बट ये फंड अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, तो हमारे पास 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है।
बट मेन क्वेश्चन आता है, जब ये फंड इतना अच्छा कर रहा था, इतने बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर रहे थे, तो इस फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना बंद क्यों कर दिया? इसका सबसे बड़ा कारण है, भारत में एसबीआई ने, आरबीआई ने एक ओवरऑल लिमिट लगा दिया कि कितना पैसा सारे इंडियन म्यूचुअल फंड कुल मिलाकर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ये करंट में वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की जो कैप है वो $7 बिलियन के लगभग है, यानी सारी एएमसी कुल मिलाकर $7 बिलियन भारत से ले जाके बाहर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं इंडिविजुअल एएमसी की बात करूँ तो इंडिविजुअल एएमसी $1 बिलियन से ज़्यादा पैसा बाहर नहीं भेज सकते, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिक 252% रिटर्न जो निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड का जो एयू है ना, जो पलक झपकती एक साल में दोगुना हो गया। जहाँ एक साल पहले फंड का एयूएम 275 करोड़ था, वहीं एक साल के एंड आते आते 600 करोड़ को भी पार कर गया। इसी बढ़ते एयूएम की वजह से ना निप्पॉन इंडिया को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी। वहीं ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो ब्रेक ना हो जाए, इसी के चलते निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड ने ना जो नई इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी। फंड ने न्यू इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं रोका कि वो इन्वेस्ट नहीं करना नहीं चाहती, क्या रोकना चाहती थी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ आरबीआई एंड सेबी की वजह से फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। एंड टू प्रोटेक्ट फंड स्ट्रक्चर, फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट में एक इमरजेंसी ब्रेक लगा। एंड फाइनली रिटेल इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा सवाल कि जो मेरी एग्जिस्टिंग शिप चल रही है, जो मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या हुआ? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर ब्रेक लगाया है। ना तो आप कोई नई फ्रेश एसआईपी ओपन कर सकते हो, ना ही कोई लमसम, बट जो आपकी एग्जिस्टिंग शिप है ना वो कंटिन्यू रहेगी। एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेफ एंड रिमेन इन्वेस्टेड इन ताइवान फंड। एंड आपका फंड वो कंटिन्यू ग्रो करेगा, आपका पोर्टफोलियो लगातार मूव करता रहेगा बेस्ड ऑन द करंट एनएवी। अगर आपने अपनी एसआईपी 21 अप्रैल 2026 से पहले रजिस्टर की है, देन जो आपकी जो मंथली सिप का जो अमाउंट है वो रेगुलरली बेसिस पे आपके मंथली अमाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। बट 21 अप्रैल 2026 के बाद आप कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एंड कोई लमसम नहीं कर सकते। फंड ने ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड जब कभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिडीम करना चाहो तो आप रिडीम कर सकते हो। आपके लिए हर टाइम 24/7 रिडीम करने की विंडो अवेलेबल रहेगी, नो रेस्ट्रिक्शन और रिडीम। अब हम फाइनल कंक्लूजन मूव करते हैं। तो फंड के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ जिसकी वजह से फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना बंद किया हो। बट निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड है ना एक हाईली कंसंट्रेटेड सेक्टोरियल फंड है। इसने एक कंपनी की टेक्नोलॉजी पर बैट लगा रखा है, जिसने 1/3 ऑफ एयूएम ना टॉप 5 होल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है। फंड की एक कंपनी की टेक्नोलॉजी पर बैट लगा रखा है। अगर फंड जो उसकी जो बैट है अगर वो अच्छे से परफॉर्म की तो फंड अच्छे और अच्छे रिटर्न देगा। अगर कुछ भी उसके साथ अनयूजुअल होता है, कुछ भी गलत होते है, उसकी जो बैट है अगेंस्ट में जाती है, तो फंड इतनी जल्दी से चढ़ा नहीं, इतने अच्छे रिटर्न नहीं, उससे ज़्यादा ये गिरेगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है या नहीं।